नमस्कार, राम राम साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द टीचर्स हब पर। 20 दिन से तैयारी विशेष बिहार शिक्षक भर्ती को मात्र 20 दिन बचे हैं और हम अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए जी जान लगाने की कोशिश करेंगे। इसके पहले के सेशन में मैंने आपको बिहार के भौतिक परिदृश्य एवं बिहार की जलवायु के बारे में बताया है। तो आज मोहित दीक्षित मैं लेकर आया हूं आपके लिए नया टॉपिक जिसका नाम है बिहार का अपवातंत्र। साथियों, यह बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है क्योंकि नदियों से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब अगर देखें कि जीके का पोर्शन है उसमें से 40 नंबर में से कम आपको 3 से 4 नंबर तो इस एक सेशन से मिलने वाले हैं। यह आपकी जीत में बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को बिना किसी देर के। सबसे पहले हम देखेंगे अपवाह तंत्र। क्या होता है अपवाह तंत्र? तो बात करें अपवाह तंत्र की तो अपवाह तंत्र की परिभाषा देखते हैं कि अपवाह तंत्र किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र मतलब नदियां हैं और उसकी सहायक धाराएं मतलब जैसे छोटी छोटी नदियां जो मिल जाती हैं, आंतरिक नदियां जो होती हैं, उनका जो समन्वित रूप है उसे क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। अगर बात करें भारत की तो भारत का अपवाह तंत्र 2 प्रकार का अपवाह तंत्र है। पहला हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। भारत में जो है हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। हिमालय की नदियाँ जैसे जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और उत्तर में भारत की तरफ बहती हैं उन्हें हिमालय का अपवाह तंत्र कहते हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों की अगर बात करें तो दक्षिण से बहने वाली नदियाँ जो दक्षिणी भारत में बहती हैं उन नदियों को प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं जो दक्षिण से आती हैं। अब हम बात करते हैं बिहार के अपवाह तंत्र की। तो बिहार का अपवाह तंत्र गंगा पर आधारित अपवाह तंत्र है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रवाह से बिहार के धरातलीय स्वरूप को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार का लगभग 90% धरातलीय स्वरूप का विकास नदियों के अपवाहन द्वारा या नदियों की लाई गई मिट्टी द्वारा हुआ है। अगर बात करें बिहार की औसत वार्षिक वर्षा की तो औसत वार्षिक वर्षा बिहार की 125 सेंटीमीटर है, जिसके कारण राज्य में वर्ष भर बहने वाली नदियों की संख्या बहुतायत है। अगर बिहार के प्रवाह तंत्र का क्लासिफिकेशन किया जाए तो बिहार का अपवाह तंत्र का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से कर सकते हैं। पहला देखिए हिमालय की नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियों में बात करें तो हिमालय की नदियों में जो बिहार में बहने वाली नदियाँ हैं उनमें सबसे प्रमुख नदी है गंडक, बूढ़ी गंगा, सरयू, बागमती, महानदी, कोसी। और प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें अगर बिहार में बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में तो सोन, पुनपुन, फाल्गु, अजय, क्यूल ये सारी नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो सबसे पहले हम बिहार की सबसे प्रमुख बात जो हिमालय की प्रदेश की नदियाँ उनकी जो प्रमुख बातें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो हिमालय प्रदेश की नदियाँ हैं इनमें वर्ष भर पानी भरा रहता है, तो यह अपना मार्ग बदलती रहते हैं। जैसे ही बारिश हुई ये थोड़ा अपना क्षेत्र बढ़ाएंगे जिससे कि बिहार में बाढ़ की स्थिति बन जाती है और जनधन की हानि होती है। यह नदियाँ जो हिमालय प्रदेशीय नदियाँ हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अगर बात करें कि इनमें से गंगा, घाघरा, गंडक और कर्मनाशा नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती हैं। घाघरा नदी की बात की जाए जिसे उत्तर प्रदेश में सरयू और नेपाल में क्या कहते हैं? कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं। तो अब सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं गंगा नदी की। गंगा नदी बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। अगर गंगा के उद्गम की बात करें तो उत्तराखंड की केदारनाथ चोटी के उत्तर में स्थित गंगोत्री हिमनद से गंगा का जो उद्गम है वो होता है। बिहार में गंगा 12 जिलों में प्रवाहित होती है और इनका कुल अपवाह क्षेत्र 15,165 वर्ग किलोमीटर है। अगर बिहार में गंगा की लंबाई की बात की जाए तो ये 445 किलोमीटर है। देखिए लंबाई और अपवाह क्षेत्र अलग अलग बात है। अपवाह क्षेत्र मतलब कुल आंतरिक अपवाह क्षेत्र मतलब जहाँ जहाँ गंगा पहुँचती है, और लंबाई की मतलब कि एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई। तो एक छोर से दूसरे छोर की जो लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। अगर कुल प्रवाह क्षेत्र पूछा जाए तो गंगा का कुल प्रवाह क्षेत्र बिहार में 15,165 किलोमीटर है। गंगा बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती हैं जिनमें से प्रमुख हैं देखिए
आप मैप में देख पा रहे होंगे, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, कटिहार। अगर इन सारे ज़िलों को देखें, आप मैप के थ्रू भी याद कर सकते हैं, वरना मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है जिसके थ्रू आप इन ज़िलों को याद कर सकते हैं और अपने पेपर में बहुत ही आसानी से इनको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि पेपर में ये काफ़ी बार पूछे गए हैं, बीपीएससी ने काफ़ी बार बिहार के में जो ज़िले हैं जिनमें गंगा प्रवाहित होती है उनके बारे में पूछा है। तो मैंने एक ट्रिक अपने आप से बनाई है, अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर याद करिएगा। मैं ये दावा करता हूँ ये ट्रिक आपके बिहार जो शिक्षक भर्ती है इसमें बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है, बस कर भोज सारी पटाना वरना वैशाली समस्त बेगमों के मुंगेर का कटा भाग खगसराय को दे देगी। बस कर भोज सारी पटाना वरना वैशाली समस्त बेगमों के मुंगेर का कटा भाग खगसराय को दे देगी। यहाँ बसकर का मतलब है बक्सर, भोज का मतलब है भोजपुर, सारी का मतलब है सारण, पटना का मतलब है पटाना का मतलब है पटना, वैशाली का मतलब वैशाली, समस्त का मतलब है समस्तीपुर, बेगमों का मतलब है बेगूसराय, मुंगेर का मतलब है मुंगेर, कटा का मतलब है कटिहार, भाग का मतलब है भागलपुर, खग का मतलब है खगड़िया, सराय का मतलब है लखीसराय। तो यह ज़बरदस्त ट्रिक आपके पेपर में बहुत ही कारगर साबित होने वाली। आप इससे याद करिएगा तो बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे 12 के 12 जिले जिनमें गंगा बहती है। अब हम बात करेंगे घाघरा या सरयू नदी के बारे में। सरयू नदी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदी है जिसका उद्गम स्थान तिब्बत के मापचा चुंग हिमनद से है। इसकी बिहार में कुल लंबाई 83 किलोमीटर है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। घाघरा की बात करें तो इसे यूपी में सरयू कहते हैं और अयोध्या, राम की जन्मभूमि अयोध्या, इसी पावन नदी के तट पर है। और अगर बात करें बिहार में तो बिहार में घाघरा जो है ये देखिए आप गोपालगंज से जो है अंदर आती है, गोपालगंज से सारण और सारण से फिर हाजीपुर, फिर ये सारण के पास छपरा में गंगा से मिल जाती है। अब हम देखेंगे उत्तरी बिहार की सबसे प्रमुख नदी गंडक नदी जो कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह बिहार की बहुत ही प्रमुख नदी है, मतलब आर्थिक दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है यह। गंडक की बात करें तो गंडक नदी 7 धाराओं से मिलकर बनी है। इसके अन्य भी कई नाम हैं जैसे सप्तगंडकी, काली गंडक, नारायणी, सदानीरा। ये गंडक के कुछ प्रमुख नाम हैं जो इंटरफेस में लिखे नहीं हैं पर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सदानीरा किस नदी को कहते हैं, तो वो गंडक नदी को कहते हैं। अगर गंडक नदी की उत्पत्ति की बात करें तो गंडक नदी नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी के मानग मोट और कुतांग के मध्य से मानी जाती है। बिहार में गंडक की कुल लंबाई 630 किलोमीटर है और बिहार में यह पश्चिमी चंपारण जिले में भैंसा लोटन के पास से बिहार में प्रवेश करती है। भैंसा लोटन के पास एक इसमें बैराज बनाया गया है जिसे अन्नपूर्णा बैराज कहते हैं। गंगा और गंडक के संगम पर विश्व प्रसिद्ध हरिहर धाम मेला या सोनपुर पशु मेला लगता है जो कि हाजीपुर पटना में लगता है। आप देख पाएंगे यहाँ पे गंडक ये चली आ रही है पश्चिमी चंपारण से और यहाँ पटना में मिलेंगी हाजीपुर के पास। यहाँ पर एक मेला लगेगा, ये सोनपुर पशु मेला, यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। अब बात करते हैं बूढ़ी गंडक की, तो भूगोलवेत्ता बूढ़ी गंडक को गंडक का ही एक भाग मानते हैं। अगर बात की जाए बूढ़ी गंडक की तो बूढ़ी गंडक की बिहार में कुल लंबाई 320 किलोमीटर है और बूढ़ी गंडक का जो अगर उद्गम स्थल देखें तो बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ियों से हुआ है। अब हम बात करते हैं बागमती की। अगर बात करें बागमती नदी की तो बागमती नदी की उत्पत्ति नेपाल में महाभारत श्रेणी से हुई है। यह बिहार में जो है बागमती नदी बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी है और बेगूसराय के पास बिहार में बूढ़ी गंडक से मिल जाती है। बागमती नदी जो है वो नेपाल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है क्योंकि बागमती नदी के किनारे काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है वह बसा है और पशुपतिनाथ, विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ इसी नदी के किनारे है। कोसी नदी के बारे में अब हम देखते हैं। कोसी नदी जो कि नेपाल के गोसाई थान से निकलती है, इसे बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि यह
बिहार में हमेशा अपने प्रवाह क्षेत्र को बदलती रहती है, हमेशा मार्ग से विचलित होती रहती है, इस वजह से इसको बिहार का शोक कहते हैं। इसकी मुख्य धाराओं की अगर बात करें तो इसकी मुख्य धाराएं अरुण तथा सुनकोसी जो कि तिब्बत क्षेत्र से निकलती हैं वो हैं। ये कई बार पेपर में पूछा भी गया है कि कोसी की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी, तो अरुण और सुनकोसी तिब्बत क्षेत्र से निकलने वाली जो धाराएं हैं वो कोसी नदी की प्रमुख धाराएं हैं। कोसी का अगर मूल नाम की बात करें तो कोसी का मूल नाम कौशिकी है, जो कि ऋग्वेद में कौशिकी नाम से वर्णन मिलता है इसका। और कोसी में कुल 7 धाराएं हैं जिनसे इसका निर्माण हुआ है। कोसी नदी के अगर विचलन की बात करें तो कोसी नदी का मार्ग विचलन जो कि अगर पिछले 2 वर्षों में देखा जाए तो लगभग 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर हो चुका है। अब हम बात करते हैं महानंदा नदी के बारे में। तो महानंदा नदी जो कि उत्तरी बिहार की सबसे आखिरी नदी है, और यह यूं कहें कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनमें से जो गंगा में मिलने वाली नदी है महानंदा, वो सबसे आखिरी नदी है, जो कि पश्चिम बंगाल के मल्दीराम पहाड़ी से निकलकर बिहार के किशनगंज जिले में प्रवेश करती है और कटिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है। यह बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण करती है। इसकी मेन बात यह है कि यह भारत और बांग्लादेश की भी सीमा का निर्धारण करती है। यह क्वेश्चन कई बार भी पूछा जाता है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो महानंदा नदी देखे रहना आप, महानंदा या महानदी ऐसा नाम होता है। अब हम बात करते हैं अगर देखा जाए तो बिहार के पठारी या प्रायद्वीपीय प्रदेश की नदियों के बारे में, जो दक्षिण से नदियाँ आती हैं उनके बारे में अब हम बात करते हैं। बिहार में जो सबसे प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी या पठारी नदी की बात करें तो वो सोन नदी है। सोन नदी जो कि रोहतास के पास से बिहार में एंट्री करती है, उसका उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी है और इसकी कुल लंबाई सोन नदी की 784 किलोमीटर है, जिसमें से 202 किलोमीटर बिहार में प्रवाहित होती है। सोन नदी पटना मुनेर के पास गंगा में आकर मिल जाती है। सोन की अगर बात करें तो सोन पर प्रथम बांध 1874-73 में डेहरी में बनाया गया था। 1968 में एक बैराज इस पर बनाया गया जिसे इंद्रपुरी बैराज कहते हैं। इस पर एक वो रेल पुल है जिसका निर्माण कोलाइवर में हुआ है, जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। यह भी कई बार पूछा गया तो ये याद रखिएगा। आप मैप में देख पा रहे होंगे ये सोन नदी है, ये देखिए रोहतास के पास से एंट्री करती है और मनेर में पटना में मिल जाती है गंगा से। अब आगे हम देखते हैं फाल्गु नदी के बारे में। तो फाल्गु नदी छोटा नागपुर पठार से कई धाराओं के रूप में निकलती है और उसकी मुख्य धारा निरंजना कहलाती है। निरंजना नदी की बात करें तो निरंजना नदी जो है गौतम बुद्ध को इसी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया में यह मुहाना नदी में मिलने पर फाल्गु नदी कहलाती है। उसके पहले इसका नाम निरंजना नदी होता है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। बोध गया के मुहाना में मिलने में इसे फाल्गु कहते हैं ना। अब हम बात करते हैं पुनपुन नदी की। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू जिला के चौराहा पहाड़ी से निकलती है और यह नदी बिहार के गया जिले में प्रवेश करती है। गंगा के समानांतर यह नदी जो है प्रवाहित होती है और फतुहा पटना के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। जो भी बिहार की जितनी भी नदियाँ, चाहे हिमालयी नदियाँ हों या प्रायद्वीपीय नदियाँ हों, वो लगभग सभी नदियाँ आप देख रहे होंगे कि पटना में आकर गंगा से मिल जाती हैं। बहुत सारी नदियाँ जो है पटना में ही आकर गंगा से मिल जाती हैं। एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, ये इनका क्रम, जो इन 3 नदियों का क्रम आप मैप में देख पा रहे होंगे, या कई बार पूछा जाता है, आपको मैप बनाकर बीपीएससी में दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि पहली नदी का नाम, दूसरी नदी का नाम, तीसरी नदी का नाम। तो सबसे पहले जो आप देख रहे होंगे रोहतास के पास से जो नदी एंट्री कर रही है उसका नाम है सोन, दूसरी नदी है पुनपुन, तीसरी नदी है फाल्गु। अब हम इस मैप के थ्रू पढ़ने वाले हैं बिहार की नदियों के बारे में। तो बिहार की नदियाँ इस मैप के थ्रू पढ़ेंगे क्योंकि इससे हमें ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी की, जो कि आपके 1 नंबर पर इंटरफेस में दिख रही होगी। गंगा नदी जिसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है, जो कि बिहार में 485 किलोमीटर बहती है। यह गंगोत्री हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगर दूसरी नदी की बात करें तो दूसरी नदी है सरयू, जिसको बिहार में क्या कहते हैं, घाघरा। यह उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है और गोपालगंज में बिहार में प्रवेश करती है। गोपालगंज से बिहार में प्रवेश करके यह सारण के छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। अगर बात करी जाए गंडक की, जो सबसे प्रमुख नदी है बिहार की,
या यूं कहें कि बिहार में सबसे प्रमुख नदी ही है गंडक, जो कि गंगा नदी से मिलती है। गंडक की अगर बात करें तो गंडक अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है और हाजीपुर में गंगा में मिल जाती है, जहाँ पे एक मेला लगता है, सोनपुर पशु मेला जिसे कहते हैं। यह बहुत ही मेला है यहाँ, यह भैंसा लोटन के पास से एंट्री करती है बिहार में। और अब बात करते हैं बूढ़ी गंडक की, तो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और पटना में गंगा नदी में मिल जाती है यह। अब बात करते हैं बागमती नदी की। बागमती की बात करें तो बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलकर कोसी नदी में, बेगूसराय के पास कोसी नदी में मिल जाती है। अब हम देखें अगर कोसी नदी की, तो बागमती जो है बूढ़ी गंडक से बेगूसराय में मिलती है। अब हम देखते हैं कोसी नदी को, तो कोसी नदी गोसाईनाथ चोटी नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में कुशैला कटिहार जिला में मिल जाती है। अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी नदी जिसे महानदी कहते हैं। महानदी के बारे में बात की जाए तो महानदी पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलकर गंगा में कटिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। अगर अब हम नीचे से आने वाली नदियाँ या दक्षिण से आने वाली नदियों के बारे में देखें तो उनमें से सबसे प्रमुख नदी है सोन नदी। सोन नदी जो कि रोहतास से बिहार में प्रवेश करती है और गंगा नदी में या मनेर पटना के निकट मिल जाती है। फिर हम देखते हैं पुनपुन नदी के बारे में, तो पुनपुन नदी जो है यह छोटा नागपुर पठार में से निकलती है और गंगा नदी फतुहा में, पटना के फतुहा में गंगा में मिल जाती है। और अब फाल्गु नदी की बात की जाए तो फाल्गु नदी छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है और टाल क्षेत्र में जाकर गंगा में मिल जाती है। टाल क्षेत्र का मतलब कि पटना के पास ही एक जो डेल्टाई एरिया है उसे टाल क्षेत्र कहते हैं, तो वहाँ पे मिल जाती है। अब अगर बात करें क्यूल नदी की, तो क्यूल नदी झारखंड के गिरिडीह जिला से निकलती है और गंगा नदी सूरजगढ़ में लखीसराय जिला में मिल जाती है। इसी के साथ आज के अपने इस सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। आपको यह कंटेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। शुभ रात्रि, राम राम, जय हिंद।